चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने नॉन मेटल्स के और मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन था, बाकी वाटर एसिड के साथ तो नॉन मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। और एक हमने रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन देखा था, मतलब वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने देखा था कि मेटल में एक ज्यादा रिएक्टिव वाला मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इन द सेम वे एक ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल एक कम रिएक्टिव नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। और ये लास्ट पॉइंट था कि मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स वेयर एज नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी हमने समझा था कैसे ऐसा होगा पॉसिबल है कि मेटल्स अच्छे रेड्यूसिंग एजेंट क्यों है। सबसे पहले समझते हैं रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन ऑफ इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिए, किसी ने गेन कर लिया, तो जो जिसने गेन किया है वो तो रेड्यूस हो गया ना। समझ में आ रही बात? जिसने गेन किया वो क्या हुआ, रेड्यूस हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन दिया किसने है, मेटल ने। मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, वो रेड्यूस नहीं होता। ठीक है, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक पॉइंट और हमने देखा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर वेयर एज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बन जाते हैं, और वही दूसरी तरफ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बन जाते हैं, नेगेटिव एनायंस। ये समझ में आया दोनों इक्वेशन क्या लिखा है मैंने। एक मेटल है एम नाम का, जो एन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिल जाता है। ठीक है, और एक एनएम नाम का नॉन मेटल है जो एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसको उतना ही नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक सोडियम मेटल है, इफ सोडियम इज द मेटल और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। और अगर क्लोरीन एक नॉन मेटल है और वो वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। ये मैंने आपको जनरल बता दिया और ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, समझे क्या। कोई भी मेटल एम हो सकता है जो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करके उतना ही पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और कोई भी नॉन मेटल हो सकता है जो एन इलेक्ट्रॉन गेन करके उतना ही नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मैंने सोडियम और क्लोरीन ले लिया, मेटल की जगह सोडियम, नॉन मेटल की जगह क्लोरीन, और मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करवाए हैं, तो इसलिए उतना ही पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव चार्ज भी उनको मिल गया है। समझ में आ रही बात? आज इसी पे हम थोड़ा और बात करने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं। तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी एलिमेंट हो कंबाइन होके क्या बनाएगा, कंपाउंड्स। ठीक है, हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन में कि एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड होगा, एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होगा तो भी कंपाउंड बनेगा। एक एलिमेंट एक कंपाउंड कंबाइन होगा तो भी कंपाउंड बनेगा, और दोनों कंपाउंड कंबाइन होंगे तो भी कंपाउंड बनेगा। मतलब अल्टीमेटली रिएक्शन के बाद क्या बनता है, कंपाउंड तो बनता ही है। ठीक है, चलो, तो हम जो कंपाउंड की बात करने वाले उनका नाम है आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चार्जेस का पढ़े ना अपन, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर अनलाइक चार्जेस, दे विल अट्रैक्ट इच अदर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और उन कंपाउंड्स जिनमें ये बॉन्ड होती है उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। इनका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। समझ रहे हैं? तो जनरली ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगी, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि मेटल है वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बनने वाला है, और नॉन मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनने वाला है। तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बनाएंगे ना। तो जनरली ये बॉन्ड किनके बीच में होती है, बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या बिटवीन अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्म बाय अ पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन विद अ नेगेटिव आयन दैट इज एनायन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। वो जो बॉन्ड बन रही है उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। बॉन्ड समझते हैं ना, दो एलिमेंट के बीच में जो कंपाउंड बन रहा है उनके बीच में, तो उनके बीच में एक बॉन्ड है जो उनको बांधे रखी है एक दूसरे से, तभी तो वो पास है ना एक दूसरे के। ठीक है, तो उसको अपन कह रहे हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम बॉन्ड है। वो अट्रैक्टिव फोर्स का नाम क्या है, बॉन्ड। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड उसका एक और नाम है आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है।
नीचे लिखा भी है द बॉन्ड फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया, जिसने लूज किया वो पॉजिटिव हुआ, जिसने गेन किया वो नेगेटिव हुआ, अट्रैक्ट हुए। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है ना? दोनों अलग अलग चीजें ना, आयनिक बॉन्ड अलग है, आयनिक कंपाउंड अलग है। आयनिक बॉन्ड वो अट्रैक्शन फोर्स है जो आयनिक कंपाउंड्स में है बिटवीन द आयंस। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। हमने मेटल लिया जिसकी वैलेंसी अपन ने पढ़ा ना 1 2 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 2 या 3। 4 5 6 7 वाले हमने देखे थे नॉन मेटल से। ठीक है, तो 1 2 3 वाले क्या करेंगे, लूज करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरेंज्ड इन द ऑर्डर 2 8 1। ये हमने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन, है ना। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो वो एक लौता इलेक्ट्रॉन जो आखिरी में वो उसको लूज कर देगा और बन जाएगा 2 8, और चार्ज कितना हो जाएगा उसके पास 1 पॉजिटिव। अभी हमने देखा था ना कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बन जाता है। तो दिस इज हाउ सोडियम लूजेस दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया कैटायन। अब ये रेडी है। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, वही क्लोरीन क्या करता है, गेन कर लेता है। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है पहले से 17, 2 8 7। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कितना हो गया, वो भी 8 हो गया। ये एक लूज करके 8 हुआ था और ये एक गेन करके 8 हुआ है। समझ गया? इसको मिला पॉजिटिव चार्ज, इसको मिलेगा नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे और क्या बन जाएंगे, NaCl कंपाउंड। समझ रहे हैं? तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इस कंपाउंड के बीच में, दैट इज आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ठीक है, एक आध एग्जांपल और देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड देखते हैं। ठीक है, MgCl जैसे NaCl है वैसे MgCl2 है। ठीक है, तो MgCl2 बना कैसे समझते हैं पहले। Mg कितना होगा, Mg2 पॉजिटिव। कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, जो अरेंज होंगे कुछ इस मैनर में 2 8 2। ये 2 लूज करेगा तो 8 हो जाएंगे, करेक्ट, इसलिए Mg2 पॉजिटिव बना। करेक्ट, जैसे Na ने 1 लूज करके 8 हो गया था ना, पर Mg में 2 लूज करके 8 होगा। वैसे एल्यूमिनियम में करोगे तो 3 लूज कराना पड़ेगा तब जाके 8 होगा। ठीक है, तो 2 लूज किया तो 8 हो गया, तो Mg2 पॉजिटिव बन गया। करेक्ट। अब बात करते हैं क्लोरीन की। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, पर क्लोरीन तो एक ही गेन करता है, तो एक क्लोरीन से काम नहीं चलने वाला। तभी तो MgCl नहीं बनता ना। MgCl गलत है, क्यों? क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पर क्लोरीन तो बोल रहा है मेरे को तो एक ही चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक और क्लोरीन लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। तो 2 क्लोरीन है हमारे पास, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। दोनों इस तरीके से मैग्नीशियम के पास आएंगे। मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देगा। इस तरीके से मैग्नीशियम बन जाएगा 2 पॉजिटिव और दोनों क्लोराइड बन जाएंगे 1 1 नेगेटिव। अब अट्रैक्शन फोर्स होगा और कंपाउंड बन जाएगा MgCl2। समझे क्या? सबका वैलेंसी एक जैसा नहीं होता ना। सोडियम का वैलेंसी 1 था पर मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। कहने का मतलब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 हो रहा था, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 हो रहा है। वही उनकी वैलेंसी होती है। वही क्या होती है उनकी, सब एक ही टाइप का फॉर्मूला थोड़ा बनाएंगे क्लोरीन के साथ। Na ने NaCl बनाया, Mg ने MgCl2 बनाया। समझ रहे हैं आप लोग? तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला वैसा बनता है उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था पर क्लोरीन एक ही करता है गेन, इसलिए हमें 2 क्लोरीन लेना पड़ा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर है। ये देखो ऐसे बना के दिखाते हैं बॉन्ड। पहले क्या बनाया हमने, बीच में Mg, दोनों Cl आजू बाजू में। इसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्यों बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान देना। बीच में क्या है, इसका मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और उसके अराउंड हम उतने डॉट्स लगाते हैं जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल, उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कितना है Mg के पास, 2। तो Mg का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। सुन रहे हैं क्या? ऐसे ही क्लोरीन का भी बनेगा। क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो उसका कैसे बनेगा, Cl सिंबल बना दो पहले और 7 इलेक्ट्रॉन बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसी दूसरा क्लोरीन भी बैठा दिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, बन गया ऐसा। अब एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इसको देगा। ऐसे इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। ऐसे दिखाते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हैं क्या?
तो ऐसे ट्रांसफर करने के बाद अब मैग्नीशियम क्या बन गया, 2 पॉजिटिव, और दोनों क्लोरीन क्या बन गए, क्लोराइड। पहले वो क्लोरीन थे, अब वो क्लोराइड हो चुके हैं, आयन बन गए ना अब। तो नेगेटिव आयन का नाम चेंज हो जाता है ना, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाते हैं, ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो जाते हैं, सल्फर से सल्फाइड हो जाते हैं, है ना, नाइट्रोजन से नाइट्राइड हो जाते हैं, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड हो जाते हैं। तो जितने भी एन आयंस हैं आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या जितने भी नॉन मेटल्स हैं आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जब एन आयन बन जाते हैं उनका नाम चेंज हो जाता है, आइड लग जाता है। और अपन ने और भी देखे ना 8 आइट वाले, पर जितने भी नॉन मेटल सिंगल एलिमेंट हैं उनमें क्या लग जाता है, आइड। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताया, सब में वही हो रहा है, ठीक है। तो अब ये बन गया क्लोराइड आयन, ठीक है। कितने क्लोराइड आयन है, 2, तो उसको ऐसे लिख दिए एक साथ, लिख सकते हैं। और Mg2 पॉजिटिव तो एक ही है, तो उसको एक लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिए। अब कंबाइन करके फॉर्मूला क्या बना, MgCl2। क्लियर है। चलो MgO का ट्राई करो तो कॉपी में पीछे रफ में MgO ट्राई करो। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैंने फॉर्मूला ही बता दिया आप लोग को, वरना मुझे सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड बताना चाहिए था, पर ठीक है फॉर्मूला बता दिया मैंने। ट्राई करो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले दोनों का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहिए, जैसे अपन ने भी Mg का ही बनाया ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये रहा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दोनों का पहले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, है ना, फिर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे दोनों का। Mg का बना हुआ है, O का आप बना लेना, और फिर देखना ट्रांसफर कैसे कराना इलेक्ट्रॉन का, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अपन को, क्या एक ऑक्सीजन से काम हो जाएगा कि 2 लगेंगे। करो पहले कन्फिग्रेशन तो बनाओ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लाओ। कितना मैग्नीशियम का तो 12 है, मैग्नीशियम का तो लिखा हुआ है भाई। ऑक्सीजन का बताओ बस, ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो 2,6। चलो करो जल्दी से। बनाए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो कभी भी आपको आएगा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ या एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, एकदम शुरुआत से देखना है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बस यही लिखा रहेगा आपके पास। तो शुरुआत कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का पहले सिंबल लिख करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ये याद होना चाहिए, और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 2,8,2। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऐसा। करेक्ट, इतना काम हमने Mg के लिए कर लिया। अब यही काम हम ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से आया है, तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। तो सिंबल बनाए और उसके अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा दिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का। करेक्ट, सही है यहां तक, ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, ठीक है। अब इसको ऐसे यहां पे लिखना है अलग से, ये रहा आपका मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन, और ये रहा ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम को 2 लूज करना है 8 होने के लिए, और ऑक्सीजन को 6 है तो 2 गेन करना है। तो दोनों का बड़ा मैच हो रहा है ना, 2 लूज कर रहा है वो भी 2 गेन करेगा, तो खत्म। तो इसलिए एक एक से काम हो जाएगा दोनों का। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को आपको इस तरीके से एरो की हेल्प से उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके दिखाना है, लाइक दिस। समझ गए क्या। और ऐसा होने के बाद अब क्या हो जाएगा, Mg क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली Mg2 पॉजिटिव, और O क्या बन जाएगा, O2 नेगेटिव। समझ रहे हैं, आपस में अट्रैक्शन होगा और फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO। तो इतना काम हमें करना है, कभी भी आपको आयनिक बॉन्ड बनाने बोलता है तो किसी के भी बीच में। क्लियर है, वो MgO बना हुआ है, ठीक है। चलो पोटेशियम ऑक्साइड बनाओ, चलो पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड मैं सिर्फ इतनी हेल्प करूंगा, मैं बता सकता हूं कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है बस, ऑक्सीजन का आपको पता है 8 होता है। अब आपको करना है पूरा काम। पोटेशियम ऑक्साइड करो।
बना क्या? पोटेशियम का 19 कैसे ब्रेक किए? 2,8,8,1, ठीक है। 2,8,8,1 और ऑक्सीजन का तो अभी किए थे 2,6। अब देखो यहाँ मिसमैच हो रहा है ना, कि पोटेशियम बोल रहा है मैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो ऑक्सीजन को दो चाहिए, तो अब दो पोटेशियम लेना पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी मैग्नीशियम में क्या किया था हमने MgCl2 वाले में, कि मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, बट क्लोरीन लेने को एक ही रेडी था, तो दो क्लोरीन लेना पड़ा। अब यहाँ पे ये एक ही देने वाला है, पर इसको दो चाहिए, तो दूसरा इसको कहां से मिलेगा? एक और पोटेशियम लो। सुन रहे हैं क्या? तो आपके पास दो पोटेशियम लेना पड़ेगा। ये रहा आपका एक पोटेशियम, ये रहा दूसरा पोटेशियम। सुन रहे हैं? और ऑक्सीजन तो वही रहेगा, सेम। ठीक है, अब ट्रांसफर कैसे दिखाएंगे? ये एरो से इधर ट्रांसफर कर देना और ये एरो से इधर ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2K पॉजिटिव होगा, दो है ना, और दोनों सिंगल सिंगल पॉजिटिव होंगे क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो 2K पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? O2 नेगेटिव। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K2O। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक, तो ये आपका MgO का बना हुआ है और ये पोटेशियम ऑक्साइड का। ये जो लुइस नाम लिखा है ना, ये लुइस बेसिकली उस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का नाम है। इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट नेम लुइस, तो इसलिए उसको अपन लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोलोगे तो चलेगा। कई बुक में क्रॉस स्ट्रक्चर भी होता है। क्या होता है? क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की हेल्प से दिखाते हैं, लाइक दिस। तो क्रॉस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसका मीनिंग वही है कि सिंबल के आसपास उतने इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं आपको जो उसके आखिरी शेल में है। सिर्फ आखिरी शेल का दिखाना है, समझ रहे हैं क्या? बिकॉज आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अंदर के तो अंदर होते हैं, तो वो कैसे करेंगे? सुन रहे हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इसलिए हम सिर्फ अपने लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाते हैं। क्लियर है? चलो, ये पोटेशियम ऑक्साइड भी हो गया। चलो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी की आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस, ये तो ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स बने आयन से ही हैं, आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में आकर अट्रैक्ट हुए, और हमें पता है ये जो बॉन्ड बनी है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों? पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ आयंस, पहला पॉइंट। दूसरा, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, जैसे आप NaCl ले लो, है ना, ये क्या होता है आपका? सॉलिड है, क्योंकि अब ये जितने भी हैं आपके सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी है ना, तो नेचर कैसा होगा इनका? सॉलिड नेचर होगा। देखिए, हमको पता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, दे आर क्लोजली पैक्ड, तो ये आपके कैसे होंगे कंपाउंड्स? सॉलिड्स। तो इन आयनिक कंपाउंड्स द आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वही हुआ, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय नेगेटिव, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, पढ़ते थे अपन क्लास 9th में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक और था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, hence the ionic compounds are solid and are relatively hard। ठीक है, रिलेटिवली मतलब कंपैरिजन करेंगे अगर अपन किसी और कंपाउंड से, तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्डर देन दोस कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, इस टाइप का क्रिस्टल्स बनाते हैं वो। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्रिस्टल, जितने भी आपको ब्लू डॉट दिख रहे हैं ना, वो सब Cl नेगेटिव हैं, और जितने भी रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं? Na पॉजिटिव। बट इनके बीच में ऐसा गैप नहीं होता है, जो आप गैप देख रहे हो ना बीच में लाइन, ये गैप नहीं होते, ये आपस में जुड़े हुए ही रहते हैं। बस वो आपको दिखाने के लिए कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। क्यूब, क्यूब दिख रहा है ये? हाँ, तो क्यूब जस्ट दिखाने के लिए आपको ये ऐसा बीच बीच में गैप लगाया है। जितने भी आपको लाइंस दिख रही है ना, इतना लाइंस का गैपिंग नहीं होता है, सारे एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं।
ठीक है, एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं ये, ठीक है। तो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इन आयनिक कंपाउंड्स देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन इन थ्री डायमेंशनल, क्यूब एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, थ्री डायमेंशन, सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड लैटिस एंड द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि क्रिस्टल बना रहे हैं और ये जो अरेंजमेंट है इसको लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेक्स्ट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो इसके जैसा ही हो गया कि सॉलिड होंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब देखो पोलर का मतलब क्या होता है, हैविंग पोल्स। पोलर का मतलब क्या होता है, हैविंग पोल्स। पोल्स मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे हमारे NaCl के पास पोल है ना, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वैसे ही वाटर के पास भी क्या होता है, इस टाइप का पोल्स होते हैं। कैसे पोल्स होते हैं समझना ध्यान से, ये थोड़ा नया चीज है आप लोग के लिए, ये तो क्लियर है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पानी के पास भी क्या होता है ना, H के पास पॉजिटिव चार्ज होता है पर वो कंप्लीट पॉजिटिव नहीं होता, और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है बट वो कंप्लीट नेगेटिव नहीं होता। ये जो मैंने साइन बनाया है ना, इस साइन को हम कहते हैं पार्शियल। क्या बोलते हैं, पार्शियल, क्योंकि देखो आपको 8 जैसा दिख रहा होगा बट 8 कंप्लीट नहीं है ना, तो इसलिए पार्शियल, आधा। आधा इसलिए बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे H और O के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है ना, ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके नहीं बनी है, इन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। कैसे शेयर किए ध्यान देना। देखो ये मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, 6 हो गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। क्लियर है, दोनों ही नॉन मेटल हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने से रहे अपना। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट करने के लिए एक चाहिए, करेक्ट, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, हाँ या ना। अब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। हाइड्रोजन के पास एक लौता इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए, राइट। और ऐसे 2 हैं तो अल्टीमेटली दोनों को 1 1 चाहिए, दोनों हाइड्रोजन को। तो इस समय ये क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन तो कोई लूज नहीं करने वाला, कोई मेटल होता है इनमें से तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक बॉन्ड बना लेता, बट दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करने से रहे क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करके शेयरिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो बोलता है कि ये इलेक्ट्रॉन आप बीच में रखो, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखता हूं, अब ये 2 मेरा भी है और ये 2 आपका भी है। सेम इससे भी सेम बात होती है, तो 2 मिल गए, दोनों हाइड्रोजन को 2 2, और ऑक्सीजन को ये 8 हो। अब देखो ऑक्सीजन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हैं क्या, इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन तो नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ क्या यहाँ पे, ना कोई गेन हुआ, शेयरिंग हुई है। क्या बोलते हैं इसको अपन, शेयरिंग। तो शेयरिंग होकर के वाटर में बॉन्ड बनी है। ये क्लियर है यहां तक। अब एक और क्वेश्चन का जवाब देना मुझे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है। देखो हाइड्रोजन के पास दोनों नेचर होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है और इलेक्ट्रो नेगेटिव भी। आपने देखा ना, हाइड्रोजन H प्लस भी बनता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H माइनस भी बनेगा। हाइड्रोजन के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, बट इट इज मोर नॉन मेटालिक, ठीक है। पर बाकी नॉन मेटल से वो कम नॉन मेटालिक है। सुन रहे हैं, बाकी नॉन मेटल तो प्योर नॉन मेटल है ना, ये प्योर नॉन मेटल नहीं है, तो ये बाकी नॉन मेटल से क्या है, कम नॉन मेटालिक है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नॉन मेटालिक कौन है ज्यादा, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा ना, भले उसने बातचीत करके शेयरिंग तो कर ली है, बट ऑक्सीजन अब अपना नॉन मेटालिक पना दिखाएगा। क्या दिखाएगा, नॉन मेटालिक पना दिखाएगा। नॉन मेटालिक पना मतलब क्या होता है, अपना असली रंग दिखाएगा, और उसका असली रंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्या करेगा पता है, धोखा देगा उसको, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। वो बोलेगा अरे क्या कर, क्या कर, शेयरिंग ही तो है, तो बस अपने पास रखेगा। पर वो समझ रहे हैं क्या, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये एक पेयर था ना और ये एक पेयर था, वही तो बॉन्ड बना है ना, तो उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन के पास थोड़ा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से थोड़े दूर हो गए हैं तो उनको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब पोल्स क्रिएट हो गए, पोल्स क्या हो गए, क्रिएट हो गए, नेगेटिव पोल यहां, पॉजिटिव पोल यहां। समझे क्या, इस टाइप के सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है ये तो पता है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं पानी को। अपन बहुत सारी चीजें पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं,
हम वही सारी चीजें डिसॉल्व कर सकते हैं जो खुद भी आयनिक है, जो खुद भी क्या है, आयनिक है। देखो मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका मीनिंग समझना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, जो सॉल्यूट पोलार नेचर का होगा, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है। इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। समझेगा? पोलार सॉल्यूट को पोलार सॉल्वेंट ही चाहिए। अगर आप एक पोलार सॉल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो मैंने आपको समझाया वाटर क्या होता है, एक तरह का पोलार सॉल्वेंट है। पोलार सॉल्वेंट कैसे हुआ, क्योंकि उसके पास भी इस टाइप का पोल्स क्रिएट हो गया है। एम आई क्लियर? इसलिए NaCl या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, NaCl या जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो आयनिक है ही, और पानी के पास भी थोड़ा बहुत आयनिक नेचर है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो इसलिए वो पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, अल्कोहल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें इस टाइप के पोल्स जनरेट नहीं होते। ठीक है, चलिए, तो ये जो पांचों प्रॉपर्टी लिखी हुई है येलो कलर से, ये हमारी 5 प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, कि इट इज कंपोज्ड ऑफ आयंस, इट इज हार्ड, है ना, इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर इट इज soluble in water, it is crystalline in nature। एक और प्रॉपर्टी होती है कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, नमक पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पर कब होगा, अपने मोल्टन स्टेट में या अपने एक्वा स्टेट में, ऐसे सूखा नहीं। क्योंकि हमको पता है ना कि एसिड भी पानी में जाने के बाद ही आयन में डिसोसिएट होता है, बेस भी पानी में जाने के बाद ही अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। समझ में आ रही बात? तो ये जो पानी में जाने के बाद डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो आयंस क्रिएट हो गए, और यही आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, या फिर मोल्टन फॉर्म में भी चलेगा। आप NaCl को मोल्टन फॉर्म में ले लो, तब भी वो अपने आयंस में डिसोसिएटेड ही रहेगा। अल्टीमेटली वी वांट आयंस, हमें क्या चाहिए, आयंस फॉर द कंडक्टिविटी। मैंने कल भी क्लास में कहा था कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री वाले, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये वायर्स में क्या है, कॉपर वायर है, तो कॉपर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और जो हमारे लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं, उनके पास आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। यू नीड समथिंग जो कैरी करके आगे लेके जाए, जो भागा दौड़ी करे। तो मेटल में वो है इलेक्ट्रॉन्स, और लिक्विड कंडक्टर्स में है आयंस। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्शन आयंस के कारण ही होता है। ठीक है, इसलिए मोल्टन फॉर्म भी चलेगा, आप NaCl को पिघला दो गर्म करके, या उसको पानी में घोल दो, दोनों ही कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर अगर आप बोलोगे कि सॉलिड NaCl लेके करेंगे तो नहीं करेगा। क्लियर है? आप इससे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप एक बल्ब का सर्किट बना लो और बीच में नमक डाल दो। एक टेस्टर आपने पढ़ा होगा ना क्लास 7th 8th में, टेस्टर कैसे बनाते हैं, कि आपने एक सर्किट बना लिया, ये आपका बैटरी हो गया सर्किट में, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब ले लिया हमने, ठीक है, ये क्या है, बल्ब है आपका, और यहाँ हमने उसको खाली छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, ठीक है, स्विच को बंद भी कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने सॉलिड NaCl डाला तो बल्ब नहीं जलेगा। कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक था आपको कि 4 में से कौन, किसमें बल्ब जलेगा, तो HCl और NaOH में ऐसा हो रहा था, ग्लूकोज और अल्कोहल में नहीं होगा, क्योंकि अगेन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये सॉलिड NaCl है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब यहां मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने, एक्वस NaCl, तो बल्ब जलेगा। मोल्टन NaCl भी डालूंगा तो भी बल्ब जलेगा। पर अगर मैंने सॉलिड NaCl डाला तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ गए क्या? तो ionic compound do not conduct electricity in solid state, but when these are melted or dissolved in water, ions become free and they help in the conductivity। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी कितनी 6 प्रॉपर्टीज हो गई ना आयनिक कंपाउंड्स की। हार्ड हो गया, हार्ड एंड सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन इन नेचर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, soluble in polar solvent and insoluble in non-polar solvents like alcohol, benzene, ether, etc। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और एक पॉइंट कौन सा छूट गया, सॉलिड तो बोला मैंने, डिसॉल्व वाला भी बोला मैंने, हाँ, कंसिस्ट ऑफ आयंस, पहला पॉइंट। ठीक है,
मतलब बने किससे, आयनिक कंपाउंड आयन से बना है, सिंपल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो एक जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, पर ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। और ये टॉपिक का मतलब क्या है कि अभी तक तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। किस टाइप का कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसे बनता है? लॉस और गेन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां तक तो अपन ने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। अब हमें ना मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि मेटल काफी रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो कभी भी आपको अर्थ में मेटल अकेला नहीं मिलेगा। अकेला क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलेगा। जैसे आपको सोडियम चाहिए तो सोडियम आपको नमक के फॉर्म में मिलेगा, NaCl। आपको आयरन चाहिए तो आयरन आपको आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। पर अगर आयरन चाहिए ही चाहिए तो आप क्या करोगे? उस आयरन ऑक्साइड से आयरन को निकालोगे। समझ रहे हैं ना? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। तो नेचर में मेटल किस किस फॉर्म में पाया जा सकता है? फ्री वाले फॉर्म में बहुत कम होते हैं, जैसे सिल्वर गोल्ड हो गया, जो कम रिएक्टिव है। जैसे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे नीचे है ना, वो आपको भले फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। फ्री स्टेट मतलब अकेले वो ही, उनके साथ और कोई नहीं। उसको फ्री स्टेट बोलते हैं, यहाँ क्या कहते हैं? नेटिव स्टेट। और दूसरा स्टेट क्या होता है? कंबाइंड स्टेट। जितने भी हमारे रिएक्टिव मेटल हैं वो कहीं ना कहीं एयर या वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड के फॉर्म में ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अर्थ इज द मेन सोर्स ऑफ मेटल। हमें अर्थ क्रस्ट से ही सारे मेटल्स मिले हैं, जो भी डिस्कवर किए हैं सब कहां से आया है? अर्थ क्रस्ट से ही आया है। इन अर्थ द मेटल्स आर प्रेजेंट आइदर इन द फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट, और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो फ्री स्टेट में कौन मिलेगा आपको? वो मेटल्स जो अनरिएक्टिव हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये आपको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में मिलेंगे मतलब हो सकता है बस थोड़ी गंदगी होगी, मिट्टी मिट्टी लगी होगी तो अपन साफ कर देंगे, है ना। पर कोई कंपाउंड होगा मतलब उसमें तो कोई और एलिमेंट भी आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे ना, तब जाके वो कंपाउंड बना होगा। A metal is said to occur in combined state if it is found in the nature in its compound form. अगर वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है तो नेटिव या फ्री स्टेट कहलाएगा, कंपाउंड फॉर्म में है तो कंबाइंड स्टेट कहलाएगा। ठीक है, और वो किस टाइप का हो सकता है? वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन ऑक्साइड Fe2O3, वो सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है, फॉर एग्जांपल FeS आयरन सल्फाइड। वो हालाइट्स के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि NaCl। हालाइट्स क्यों बोल रहे हैं इसको? हैलोजन को हालाइट्स बोलते हैं। जैसे फ्लोरीन का हो गया फ्लोराइड, क्लोरीन का हो गया क्लोराइड, ब्रोमीन का हो गया ब्रोमाइड, आयोडीन का हो गया आयोडाइड। तो आप देखना सब में आइड लगा, और ये है हेलोजन, तो हेलोजन का हेल लिए और आइड लगा दिए, तो क्या बन गया? हालाइड्स। समझ गया ना? तो ऐसे कंपाउंड्स जो हैलोजन के साथ, ऐसे कंपाउंड जिसमें हैलोजन है नॉन मेटल, NaCl एक हालाइड है, KCl एक हालाइड है, MgCl2 एक हालाइड है। सब में क्लोरीन लगाओ ना, सब में हैलोजन है, तो हालाइड समझ गए ना? एग्जांपल NaCl लिखा भी है मैंने, हैलोजन में क्या क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं। आप देखो ना, कैल्शियम किस फॉर्म में मिल रहा है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन मार्बल। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स और हालाइड्स। इनमें से अपने मेटल को निकालना है। NaCl से Na को निकालना है, Fe2O3 से Fe को निकालना है। ठीक है, तो ये कौन होते हैं? जनरली मेटल प्रेजेंट इन मिडिल एंड टॉप ऑफ द सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो बीच में होंगे और जो ऊपर होंगे, यही तो रिएक्टिव होते हैं। नीचे वाले तो कम रिएक्टिव हैं, तो वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे नेचर में, अर्थ में। बट बाकियों को कंपाउंड के फॉर्म में ही आपको मिलेंगे वो। ठीक है, तो इन सबको अपन कहते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। जो भी हमें अर्थ से मिला वो क्या है? मिनरल्स। कंबाइंड फॉर्म में हो या वो फ्री स्टेट फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उन नेचुरल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स, है ना। अब ऐसे मिनरल्स जिसमें से हम, जैसे देखो आयरन का ऑक्साइड भी है, आयरन का सल्फाइड भी है, आयरन का कार्बोनेट भी है ना। तीनों प्रेजेंट है नेचर में। पर इन तीनों में सबसे बेस्ट तरीके से या सबसे सस्ते तरीके से जिससे हम आयरन निकाल सकते हैं वो कहलाता है उसका ओर। क्या कहलाता है? ओर। मतलब ओर मिनरल है, बट सारे मिनरल ओर नहीं है। सुने क्या?
जैसे आपको लगता है कि सर इसमें से सबसे बेस्ट तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे सस्ते में काम हो सकता है इकोनॉमिकली, बाकी में थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगी, खर्चा ज्यादा होगा। आयरन तो तीनों में बाहर निकाल सकते हैं, प्रोसेस करना पड़ेगा ना आपको। अरे हमारा भिलाई स्टील प्लांट ये सब क्या करते हैं, सब आयरन आयरन के तो काम करते हैं ना, आयरन एंड स्टील बनाते हैं। तो कहां से बनाते हैं, उनके पास आयरन ओर आता है, क्या आता है, आयरन का ओर, और फिर उसमें से वो प्रोसेसेस कर करके, हमको वही सारे प्रोसेसेस पढ़ने हैं, ये सारे प्रोसेसेस कर करके क्या करते हैं, आयरन को बाहर निकालते हैं। ऐसे तो ना, ऐसे करेंगे तो बाहर आ जाएगा आयरन, आपको कुछ ना कुछ केमिकल मेथड्स करना पड़ेगा ना। हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनको आप अलग ऐसे नहीं कर सकते छान के, हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड्स लगाने पड़ेंगे उसको रिमूव करने के लिए। देखिए जब जुड़े हैं तो भी तो केमिकली जुड़े हैं ना, तो बिना केमिकल मींस लगाए कैसे अलग कर दोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, शक्कर और नमक को ऐसे डाल दिए तो अलग भी कर दोगे ऐसे ही, क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे ना, ये तो मिक्सचर हुआ। पर कंपाउंड तो प्रॉपर बॉन्डिंग से बनता है ना, जैसे अभी अपन ने देखा NaCl कैसे बना था, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करके, तब वो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ था और कंपाउंड बन गया था। अब ऐसे निकल जाएगा क्या NaCl, नहीं निकलेगा राइट। तो उसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स परफॉर्म करने पड़ेंगे टू रिमूव Na फ्रॉम NaCl। एम आई क्लियर। हाँ, तो जिससे निकालते हैं ना उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओर। तो ओर क्या होता है, द मिनरल फॉर्म विच फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। तो मिनरल्स तो बहुत सारे हैं, पर ओर एक ही है, या दो भी हो सकते हैं, जिससे भी हम प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली मेटल को बाहर निकालने में सक्सेसफुल है, उसको हम ओर बोलेंगे। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। जस्ट लाइक वो एल्कली और बेस था ना, कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल बेसेस आर alkali, only those bases are alkali which are soluble in water. Am I clear? तो वैसे ही only those minerals are ore from which metal can be extracted conveniently and profitably. Not all minerals are ores, but हाँ ore mineral तो है, ठीक है। तो ये ore से हम Fe के और जो कि Fe2O3 है उससे अपन Fe को बाहर निकालेंगे, उस ओर का नाम है हेमेटाइट। क्या बोलते हैं उसको, हेमेटाइट। वैसे और कुछ ओर के नाम लिखे हुए, जैसे एल्यूमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, Al2O3, ये भी देखो ऑक्साइड ओर है। क्या ओर है, ऑक्साइड ओर। मैग्नेटाइट आयरन का एक और होता है मैग्नेटाइट, जो कि ऑक्साइड ओर है, ये भी ऑक्साइड ओर है। तो ये दोनों मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये ओर हमें मिलेगा कहां से, अर्थ से। ओर के साथ भी इंप्योरिटी होगी ना, वही आपकी अर्दी इंप्योरिटी होगी ना, सैंड लगा होगा, मिट्टी लगी होगी, है ना। तो वो सबको हम क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स। द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग, ठीक है। नोट वाला पॉइंट क्लियर है, जल्दी पढ़ो एक बार। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। और ये कुछ मैंने एग्जांपल दिए आपके, कुछ कॉमन एलिमेंट, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, उसका ओर का नाम उसका फॉर्मूला, आयरन का ओर का नाम उसका फॉर्मूला, ठीक है। कुछ और है, सल्फाइड ओर्स, ये वाले दोनों कौन से ओर थे, ऑक्साइड ओर, यहां लिखा है ना ऑक्साइड ओर्स। और अपन ने क्या क्या और पढ़े थे, ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं, हालाइड हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड ओर के ये दो एग्जांपल याद रखेंगे। ये कुछ आपके सल्फाइड ओर्स हैं, कॉपर का, जिंक का, लेड का, मर्क्यूरी का। ये कुछ कार्बोनेट हो रहे हैं, ये तो अपन ने बात भी की थी, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये जिंक का। और ये उनके सबके नाम है, कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स है ना इनके। केमिकल नेम तो आपको पता है, जैसे इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, है ना, इसको आप मर्क्यूरी सल्फाइड बोलोगे। इसका पर कॉमन नेम क्या है, सिनाबार, ठीक है। इन द सेम वे सल्फेट्स भी हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, ठीक है। तो इससे अपन कैल्शियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या। तो ये सारे ओर्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, जिससे हम उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल, कहां से, उनके ओर्स से, ठीक है। और सिर्फ निकालने से ना वो प्यूरिफाई नहीं होता, उसको फिर वापस प्यूरिफाई करना पड़ता है, एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज, उसके बाद ही वो यूज करने के लायक बनते हैं। मतलब आपने सिर्फ Fe2O3 में से Fe निकाल दिया ना, तो उससे सिर्फ Fe प्योर नहीं हो जाता, हम उसमें और कुछ मेथड्स परफॉर्म करते हैं उसको और प्योर करने के लिए, 100% प्योर करने के लिए, ठीक है। तो
process of extracting pure metal from their ores and then refining them for use is called metallurgy. ठीक है, इसमें क्या क्या स्टेप अपन करते हैं, वो पहला है क्रशिंग ग्राइंडिंग। आज यही स्टॉप करेंगे अपन, है ना। क्रशिंग ग्राइंडिंग मतलब आपके जो ओर्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े पहाड़ में होते हैं, तो आप पहले पहाड़ में ब्लास्ट करोगे ताकि वो छोटे छोटे पत्थर में बन के निकल आए, फिर उनको उस बड़े बड़े पत्थर को क्रश करोगे, यानी कि बारीक बारीक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। वरना क्या होगा, इतने बड़े बॉक्स, इतने बड़े ब्लॉक ऑफ आयरन ओर में रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत कम है। पर अगर आपने इसी को एकदम बारीक कर दिया तो हर दाना दाना अलग हो गया, अब उसके साथ रिएक्शन थोड़ा फास्टर हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया है। समझ रहे बात, है ना। तो इसलिए सबसे पहला क्या करते हैं अपन, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, मिक्स करेंगे और चूरा चूरा कर देंगे उसको, ठीक है। सेकेंड होता है, पहले आप ओर को साफ करो फिर निकालेंगे। वो गैंग को तो हटाओ पहले, और गैंग जनरली ये मिट्टी विट्टी होती है, सैंड मिट्टी, ये सब चीजें, तो वो सारी चीजें अपन ओर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मतलब पहले ओर को तोड़ो, फिर ओर को साफ करो, है ना, फिर ओर में से मेटल को निकालो, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे आपको Fe2O3 में से अगर O हटाना है तो क्या करोगे, जल्दी सोच के बताओ, हमने पढ़ा ये प्रोसेस। अगर आपको इस Fe2O3 में से O निकालना है तो क्या करोगे, एक वर्ड है, एक वर्ड बस। एक वर्ड है, रेड्यूस। क्या करेंगे, अरे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वही तो है। तो आप अगर इसको रेड्यूस कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे एक रेड्यूसिंग एजेंट लेकर के, तो आपको क्या मिल जाएगा, Fe। समझ आएगा। ऑक्साइड्स तक आपको पहले लेके आना पड़ेगा उसको। जैसे मान लो कोई आपका सल्फाइड ओर है, FeS है, तो आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे Fe2O3 में और फिर उसको रेड्यूस करके Fe बना लोगे। और अगर पहले से ही ऑक्साइड ओर है तो सीधा रेड्यूस कर देंगे। सुन रहे हैं क्या, यही प्रोसेस हम यहां पे करेंगे। क्लियर है। कंसंट्रेटेड ओर मतलब एक बार जिसका कंसंट्रेशन हो चुका, साफ ओर, साफ ओर में से मेटल को बाहर निकालेंगे। क्लियर है। एंड लास्ट में हम मेटल को क्या करेंगे, और प्यूरिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चारों प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी थोड़ा 10 मिनट टाइम है, जब तक आप लोग आयनिक कंपाउंड्स लिखना चालू करो।